तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने फ़िज़िक्स के सेक्शन पर आ चुके हैं पीएमडीसी के। केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स के बाद पढ़ाऊँगा क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं और उसको कवर करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। तो इसलिए जो सबसे पहले आसानी से हो सकता है वो फ़िज़िक्स है। मगर फ़िज़िक्स पीएमडीसी में या नम्स में किसी भी पेपर में एमडी कैट के इतना आसान नहीं होता, बिकॉज वी डोंट हैव अ कैलकुलेटर एंड वी कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इफ़ वी डोंट नो द स्ट्रेटजीज़। सो स्ट्रेटजीज़ को ओवरकम अगर आपको करना है अपने पास से, जो स्ट्रेटजीज़ आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए अच्छी होनी चाहिए, तो वो हम फिज़िक्स के हर चैप्टर में उनसे डील करेंगे। और फिज़िक्स एक वाहिद ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है मगर इंतहाई आसान है। बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए हर चैप्टर के बारे में, और उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे जो उनका जो फार्मूला है और उस फार्मूला से जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं पीएमडीसी वाले, उसको अगर आपको फार्मूला के ज़रिए अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर हम सबसे पहले फिज़िक्स की चैप्टर्स की लिस्ट देखें तो हमारे पास है फोर्स एंड मोशन विच इज़ द फर्स्ट ईयर चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी इज ऑल्सो द फर्स्ट ईयर चैप्टर, सर्कुलर मोशनल फर्स्ट ईयर चैप्टर, वेव्स इज ऑल्सो फर्स्ट ईयर चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो फर्स्ट ईयर चैप्टर। 1 2 3 4 5 तो आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ईयर, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड ईयर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकेंड ईयर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स सेकेंड ईयर। तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन आ गया है इस वक्त सेकेंड ईयर का। तकरीबन 7 टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर के और सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर के। जैसे बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर के ज़्यादा थे, सेकेंड ईयर के कम थे, यहाँ पर फिजिक्स में सेकेंड ईयर के ज़्यादा हैं, फर्स्ट ईयर के कम हैं। मगर जो फर्स्ट ईयर के कम हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये कहूँगा सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स फिर भी आसान थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर। सो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को, और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन को हम पढ़ेंगे और इसके अगर आप SLO देखोगे तो आप घबरा जाओगे इतना। मैं भी दिखाता हूँ, ये रहा, ये सिर्फ एक चैप्टर का SLO है फोर्स एंड मोशन का। तो देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस तरह कवर करेंगे कि हम इसको भी मतलब डील कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ एक लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा उसे कंप्लीट करा दूँ और इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन के सारे डेफिनेशन हैं, बस कॉन्सेप्ट्स और आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर ऑफ द फिज़िक्स दैट इज़ द मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स जो कुछ पढ़ाऊँगा SLO के मुताबिक पढ़ाऊँगा पीएमडीसी के, ठीक है, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सो मोशन एंड फोर्स को जो हम फिज़िक्स में एक और स्टडी का बोलते हैं दैट इज़ द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसको हम मोशन फोर्स कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन, कि ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन किस तरह कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। और जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है, वेलोसिटी के, और साथ साथ एक्सीलरेशन के। एक मिनट, एक्सीलरेशन। सो मोशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मोशन एंड फोर्स। ठीक है, सो सपोज़ करो मैं डायग्रामेटिक एक स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंट है स्टार, और यहाँ से घूमते घूमते एक रोप है, ये यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, और ये यहाँ पर आई। अब जो ये पॉइंट था इसका, ये था फिनिश पॉइंट, और ये पॉइंट था इसका स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और अब ये जो मैंने बनाया है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जो डायग्राम बनाई गई, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैंने एक डिफरेंस बनाया है। डिस्टेंस को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ मैं डिनोट करूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू d, और डिस्टेंस इज़ ऑल्सो नोन एज द लेंथ ऑफ पाथ, एक पाथ की लेंथ कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक डेल्टा S बना दिया। ठीक है, और डेल्टा S इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट।
तो अब मैं इस डायग्राम को सामने रखते हुए समझाऊंगा. सो वी हैव नंबर 1 विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिफाइन करने को कहा गया है. सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस जो कि ट्रेवल्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट से बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट, जैसे कि मैंने स्टार्ट पॉइंट से दिखाया और फिनिश पॉइंट तक दिखाया. सो दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा एस. डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर यानी कि इसकी डायरेक्शन है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर. SI यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ द मीटर. स्मॉल m से डिनोट करते हैं. ठीक है. इसी के बाद अब एक और टर्म है दैट इज़ वेलोसिटी, जिसको हम लीनियर मोशन में डिस्क्राइब करते हैं v से. वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जिस रेट से, जिस टाइम से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है दैट इज़ नोन एज द वेलोसिटी. ठीक है. इसका ऐसा यूनिट है क्योंकि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड. तो हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी का यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक है. सो वेलोसिटी इज़ डेल्टा डी विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट. और कुछ जगहों पे हम, देखो मेरी बात सुनो, कुछ जगहों पे हम डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, कुछ जगहों पे हम इसको एस से डिनोट करते हैं. सो डी इज़ द मेजर नोन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा डी से डिनोट करते हैं और डेल्टा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज द वेलोसिटी और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स और इट इज़ ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. आगे बढ़ते हैं. बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. एक और टर्म है एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन ए. सो एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे कहते हैं हम एक्सीलरेशन. जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है उसे तो हमने कह दिया वेलोसिटी, और जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन. और इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर हम इसको कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या हुआ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू मीटर सेकंड इनवर्स 2 या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज़ द यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन. ठीक है. तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन है असल मायने में. ठीक है. तो यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आई कि क्या है मोशन, क्या है मोशन की क्वांटिटीज़, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. और इसी के साथ साथ मुझे एक पॉइंट ये बताना था कि मोशन एंड फोर्स फिज़िक्स में ऐसा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का जो कि PMDC में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल और सबसे ज़्यादा इसके MCQs आते हैं मोशन एंड फोर्स से. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब हम पिक्चर्स के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हमें और समझ आए. सो अब हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन कॉन्सेप्ट है कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल मोशन को. वर्टिकल मोशन एक दो अदर कैटेगरीज में कैरेक्टराइज्ड है. तो वो है वर्टिकल मोशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस, जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कहते हैं कि वो बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल. विदाउट एयर रेजिस्टेंस वर्टिकल मोशन. नो एयर रेजिस्टेंस, सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग बॉडी इज़ द ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी या फिर वेट. जब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे कि ये माउस नीचे गिर रहा है तो सिर्फ एक ही चीज़ इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ग्रेविटी जी, और कोई फोर्स नहीं है. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज़ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमेशा -9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. एक्सेलरेशन की जब भी हम कोई क्वांटिटी, देखो फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वो एक चीज़ से निकल सकती है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के ज़रिए. हमेशा हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम होगी.
ये क्वेश्चन में आता है कि विच वैल्यू वी कैन गेट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमेशा एक्सेलरेशन फाइंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये आपको दिया हुआ है पूरा सिनेरियो, ये वाला, ये वेलोसिटी और टाइम वाला। इसको पहले देखो, दिस एरिया शोज अ डाउनवर्ड मोशन सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, ऑल्सो सिंस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स नेगेटिव, हैंस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द ग्रेडियंट गिव्स एक्सेलरेशन, जो भी डिफरेंस होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन को देता है। वी कैन सी दैट द ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज हो रही है तो ग्रेडियंट हमारा क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ये जो एरिया है, दिस एरिया शोज एन अपवर्ड मोशन सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ऑल्सो सिंस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड द वेलोसिटी इज अपवर्ड्स पॉजिटिव, हैंस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये है, देखो ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल लगेगा ये जो, क्योंकि इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं समझाता हूँ इसको नीचे की तरफ, इधर देख लो, इसको छोड़ दो जो अभी हमने बात पढ़ी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेलोसिटी है और ये मेरे पास टाइम है। अगर इस तरह हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव, वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन मेरे पास नीचे आ रही है यूँ, एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन मेरे पास वेरिएबल होगी यूँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेरिएबल, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। ये जो लाइन दिखाई मैं नीचे होती वाली, ये यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, तो ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, तो ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स अप पॉजिटिव। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, तो इससे ये आपको लाइन समझ आ जाएंगी। तो अभी जो हमने पढ़ा अब आपको शायद थोड़ा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने बात की वेलोसिटी विदाउट वर्टिकल मोशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन है, एयर की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मान रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इनिशियली एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज रिलीज द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को निकालते हो, फेंकते हो, तो वेलोसिटी उसकी हमेशा इनिशियल 0 होती है, ठीक है। एट द मोमेंट ऑफ रिलीज, जिस मोमेंट पर हमने उसको रिलीज़ किया होता है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, हमेशा उस पर एक वेट ऑब्जेक्ट पुल, उसका वेट हमेशा उस पर फोर्स लगा रहा होता है। अभी हमने पढ़ी ऊपर ये बात। द फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हमने बोला कि हाँ भाई, फोर्स जो है आपकी एयर की मदद से नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लिजिबल माना। एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स, जैसे ही नीचे आता है, द एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट इंक्रीजिंग। एयर रेजिस्टेंस पे अपने फोर्स लगाती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। while the weight remains constant thereby decreasing the resultant force on the object। बड़ी आसान बात है। एयर रेजिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, वेट जो है उस पर कांस्टेंट है और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी। तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी, 0। सही है। एज अ रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, क्योंकि रेजिस्टेंट फोर्स आपकी डिक्रीज हो गई, 0 हो गई। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ऑब्जेक्ट की आपकी एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए हमने ये बात कंक्लूड की। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये हम आगे पढ़ेंगे। बाहर अभी हम इस बात को इतना ही रखेंगे कि भाई ग्रेविटी और एयर की रेजिस्टेंस आपस में अलग अलग अपोजिट फोर्सेस हैं, जब भी उनका नेट इफेक्ट 0 है, एक्सेलरेशन भी आपकी क्या हो गई इसी वजह से 0। इसी के साथ साथ आगे वाली बात पढ़ते हैं। एक मिनट। थ्रू आउट द मोशन सिंस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। सही है। जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपकी सेम डायरेक्शन में होती हैं, ये हमेशा याद रखना, दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगी। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, द वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। आफ्टर अ वाइल एयर रेजिस्टेंस जो होगी और उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, एक दोनों के इक्वल हो जाएगा, हो गया, कॉजिंग द रिजल्टेंट फोर्स टू बिकम 0, वही बात। एंड कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेलरेशन बिकम 0, बिल्कुल एक्सेलरेशन भी आपकी 0 हो गई, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। जब आपकी फोर्स 0 हो गई तो A क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी 0 हो गई, ठीक है। द वेलोसिटी देन बिकम्स कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये रिलेशन याद कर लो भाई, समझ लो। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन और फोर्स की वजह से कांस्टेंट हो जाए, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। एक पॉइंट पे आके वो टर्मिनेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप देखो
कि ये जहाज़ और एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की मदद से एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड्स है। एक ड्रैग फोर्स है एयर की और एक ग्रेविटी है। एज स्पीड इंक्रीजेज सो डज ड्रैग फोर्स आपकी बढ़ती जा रही है। अनटिल ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट, नो एक्सेलरेशन और नो टर्मिनल वेलोसिटी। जब दोनों आपकी बराबर होंगे तो ना नो टर्मिनल नो वेलोसिटी होगी कोई सी भी, ना एक्सेलरेशन होगी। स्टिल फॉलिंग, ये से आप पैराशूट देख रहे हैं, ड्रैग फोर्स भी है और ग्रेविटी भी है। ये स्टिल फॉल तो कर रहा है बट देयर इज सडन डीसेलरेशन व्हेन द पैराशूट ओपन्स। जैसे ही पैराशूट आपका ओपन हुआ इस बंदे का, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो गई। वेन एवर एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन वी कॉल इज डीसेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड ड्रैग डिक्रीज हो रही है अगेन, क्योंकि आपकी दोनों अपोजिट फोर्सेज हो गई, ड्रैग और ग्रेविटी की फोर्स। देयर इज अ न्यू मच स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक बहुत कम और स्मॉल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे ही आप ग्राउंड पर आए, नो एक्सेलरेशन, द ग्राउंड एक्सर्ट्स अ फोर्स टू बैलेंस ग्रेविटी। जैसे ही आप ज़मीन पर आ गए, ग्राउंड ने ग्रेविटी की फोर्स लगाई और आप ग्राउंड पर आ गए और आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो गई। अब इसी के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मोशन ग्राफ, जो कि हमारे एसएलओ में बड़ा मेनली लिखा हुआ है। अब मोशन ग्राफ रिलेट्स वन ऑफ द काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन विद टाइम, इस तरीके की। ये देखो, एक ये टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक ये ग्राफ दिया हुआ है और एक ये ग्राफ दिया हुआ है। इन तीनों को पढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ्स क्या कहलाते हैं? जो आपके मोशन ग्राफ्स या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? कैन बी अ डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम होगा या डिस्टेंस और टाइम होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द फॉर्मर एंड इन नो डायरेक्शन इन लेटर। या तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, या तो कोई डायरेक्शन मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी। ग्रेडियंट्स ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिव अस वेलोसिटी, स्पीड फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें हमेशा क्या क्वांटिटी मिलती है? वेलोसिटी। इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? वेलोसिटी की। तो ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ को भी देख लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है जो अभी हमने पढ़ा। नंबर 1 हमारे पास मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी। ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ये स्टेशनरी ग्राफ है मोशन का। स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑन द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, शोइंग नो डिस्प्लेसमेंट बीइंग कवर्ड, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल लाइन शोज ग्रेडियंट इज जीरो, चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम इज जीरो। जब ये दोनों जीरो हो गए तो हैंस वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। बहुत ही आसान है, ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि भाई इसकी ये कंक्लूजन है। इसी के बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में? अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप, इसकी एक कांस्टेंट स्लोप है। शोज दैट अ ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो, ग्रेडियंट कांस्टेंट है मगर नॉन जीरो नहीं है। शोइंग दैट अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एमसीक्यू में आपको लाइन देकर पूछ सकते हैं कि ऐसे ग्राफ की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म की हमेशा कांस्टेंट होगी, स्ट्रेट की हमेशा जीरो होगी और नॉन यूनिफॉर्म की भी हमेशा वेरिएबल होगी, जैसे कि इस तरह। कर्व इंडिकेट दैट द ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, द चेंजिंग ग्रेडियंट मीन्स द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और वेरिएबल। वी कैन हैव एन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कर्व टू शो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है मगर वेरिएबल क्वांटिटी के साथ। तो हम इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्राफ को विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा आपको देंगे एक्सेलरेशन। कैन बी ए स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही बात है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर्म एंड नो डायरेक्शन लेटर, वही बात, डायरेक्शन देगा या नहीं देगा। ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अ एक्सेलरेशन फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। ये एमसीक्यू में 10 दफ़ा पूछते हैं पीएमपीसी में। We can find the displacement / distance traveled by an object by calculating the area under the velocity speed time graph। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमसे कहा जाए कि हम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो हम बोलेंगे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। बात समझ आई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो एक्सेलरेशन मिलती है, मगर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है हमें? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है याद करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे मोशन ग्राफ्स की। फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम स्केच ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट फॉलिंग एंड रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रॉ अप्रॉक्सीमेट स्केचेस और डिस्टेंस टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ टाइम ग्राफ्स। ठीक है,
ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आपकी जो है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ जो है नेगेटिव में जा रही है, तो यानी कि आपकी डीसेलरेशन हो रही है, डीसेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हमें ये कहा गया है कि आगे बल्कि इस बात को पढ़ते हैं, या स्केचिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, ये जो हमें दिया हुआ है, द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। वही बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? वेलोसिटी। देयरफॉर स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और इन अदर वर्ड डिस्टेंस इज द एरिया। इसको छोड़ दो, इस सारी लाइन को काट दो, सिर्फ याद रखो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व। वही बात, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम के कर्व के अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस। ठीक है, और वो क्या होता है? डिस्टेंस इज द एरिया। अच्छा, नाउ द गिवन कर्व इज अ वेलोसिटी टाइम कर्व विद ऑरिजिन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अच्छा, एक काम करते हैं, बल्कि नहीं, चलो पढ़ते हैं इसको, क्योंकि मैं आगे चीज़ सोच रहा था। चलो ठीक है। Now the given curve is a velocity time curve with origin at the top left corner, but speed time curve would simply be the reflection of velocity time curve in the time axis. अब ये बताता हूँ उसका मतलब। अब मेरी ये वाली बात सुनो, जो ये कह रहा है, as the velocity is negative, the slope of displacement time graph is negative. बिल्कुल सही है, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। So initially at lower velocities, जब आपकी velocities lower point पर होती हैं, area under the curve is very small and increases slowly. While at higher velocities, area under the curve is very large and increases rapidly. बहुत आसान बात है। After terminal velocity is achieved, velocity is constant और rate of change of displacement is constant as shown in the following sketch. कौन से sketch में? इस वाले sketch में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे velocity भी क्या है? terminal velocity के बाद constant है। अब अगर हम बात करें sketching of acceleration time graphs, एक्सेलरेशन इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम स्केच। ठीक है, द ग्रेडियंट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, एंड इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेस 0 व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। क्या समझ आया? ग्रेडियंट हमेशा -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन में, जब वेलोसिटी आपकी 0 होगी। इसी के साथ साथ हमेशा इंक्रीज़ होगा आपकी, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी जैसी आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगी और आपकी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी। यही बात सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज लीनियरली, जब भी वो इंक्रीज़ करती है डिक्रीज़ करती है लीनियरली, द ग्रेडियंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉन्स्टेंट। हमेशा लीनियर चीज़ का, कोई भी वेलोसिटी हो चाहे कुछ हो, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। हमेशा ये क्या करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर डीसेलरेशन। अगर ऊपर बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नीचे आ रही है तो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। सिमिलरली इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नॉन लीनियरली, यानी कि वेरिएबली, द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल एज शोन इन द ग्राफ अबव। इस ग्राफ में जो आपको दिखाया गया है ऊपर वाले में। ठीक है, वर्टिकल मोशन ग्राफ्स एक्सप्लेनेशन। जो नंबर 1 ग्राफ है हमें ये दी हुई है, वेलोसिटी नीचे जा रही है टाइम के बिल्कुल नीचे, इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, नोटिस दैट द ग्राफ गोज टू द माइनस वेलोसिटी एक्सिस। अपवर्ड किया है मगर माइनस वेलोसिटी में जा रहा है, नीचे वाली वैल्यू में जा रहा है। क्यों? दिस इज बिकॉज आफ्टर द पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट इट स्टार्ट्स रिटर्निंग डाउनवर्ड्स, हैंस द वेलोसिटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। जब हमने उसे ऊपर फेंका वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद वो डाउनवर्ड भी तो आ रही है वेलोसिटी इंक्रीजिंग फॉर्म में, तो इसलिए वो नेगेटिव है। द टाइम एट विच द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट कैन बी फाउंड बाय चेकिंग वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द टाइम एक्सिस, बिकॉज एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0। यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं वो वाला पॉइंट जहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है आपकी हाइट पर अटेन हो जाती है मैक्सिमम, वहाँ पर हम हमेशा क्या मालूम कर सकते हैं? टाइम। ठीक है, जहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 होती है। ग्राफ नंबर 2 आप देख सकते हो, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। ग्राफ नंबर 2 शो द पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज द स्लोप इज कांस्टेंट। इसकी स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? कांस्टेंट। ग्राफ नंबर 3 ये वाला ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप एंड अ बाउंसिंग बैक। दीवार में बॉल को मारो, वापस से बाउंस करेगी।
This is because as the ball is released, the velocity increases with a constant gravitational acceleration. Increase तो हो रही है velocity मगर constant gravitational acceleration से. And as the ball hits the ground, जैसे ही वो ground पर आई और bounce की back, the direction of velocity changes. Velocity direction change हुई. Hence a sudden dip in the graph. ये dip है graph के अंदर. The velocity then starts decreasing. कम होने लगी. Notice that this is example the downward direction is taken as positive. यहाँ पर हमें जो क्योंकि बॉल जो है बाउंस कर रही है तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे पॉजिटिव. ग्राफ नंबर 4 इस तरफ देखो. ग्राफ नंबर 4 शो द पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट डीसेलरेशन. वही बात नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट डीसेलरेशन एज अ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लीनियरली. इक्वेशंस ऑफ मोशन. इन्हीं ग्राफ की मदद से हमारे पास न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगे. सही है. तो कौन कौन सी हैं एजम्पशंस के तौर पर. जब भी न्यूटन्स की जो मोशन है न्यूटन्स के जो फार्मूला हैं कब वैलिड हैं जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. मोशन किस में है स्ट्रेट लाइन में. तो ये आपके न्यूटन के फार्मूला है. 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है हमारे पास. S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2t एक ये हो गई. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एक ये हो गई. S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक ये हो गई. वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2af एक ये हो गई. जहाँ पर S क्या है डिस्प्लेसमेंट, A क्या है एक्सेलरेशन, वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी, टाइम टी क्या है टाइम. तो ये आपके पास जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस है न्यूटन की. इन ग्राफ को बस इस तरह समझो यार. इतनी लंबी वैसे की हुई है सिलेबस में जो मैंने पढ़ाया है अभी कि यार बस वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है एक्सेलरेशन कम हो रही है, कांस्टेंट है, लीनियर है, वेरिएबल है. बस ये सब चीज़ें याद रखो. कौन सा ग्राफ कौन सा कर्व कौन सी वैल्यू देता है बस ये सब याद रखो. इससे अलावा कोई और पढ़ने की बात ही नहीं है. ठीक है. सो न्यूटन की जो हमारे पास इक्वेशंस थी लॉ ऑफ मोशन की वो कौन कौन सी थी. S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया T न्यूमेरिकल के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी न्यूमेरिकल के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट. S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट. वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as न्यूमेरिकल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट. तो ये याद रखो ताकि आपके न्यूमेरिकल के लिए सॉल्विंग के लिए आसानी हो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसको पहले मैं क्रॉप कर दूँ क्योंकि जो ऊपर की बात है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. एक मिनट. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन. सो वी हैव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ईदर ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट. बहुत आसान है. एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन अप्लाइड फोर्स इज एक्ट अपॉन दैम. खत्म हो गई बात. ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ. The linear momentum of an object changes with a rate proportional to the net force which in turn is proportional to the mass and acceleration of the object. F is equal to ma where p is the linear momentum, F represents force, m denotes mass and a denotes acceleration. F is equal to ma is the Newton's second law जो ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है जो कि रेट उसके प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के. ठीक है. और लीनियर मोमेंटम अगर हम देखें इज़ द वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एफ. सही है. तो ये हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ. थर्ड लॉ क्या कहता है. इफ़ अ बॉडी आप इसको मैं बल्कि ऐसे समझा देता हूँ. एक मिनट. एक बॉडी है उसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. ठीक है. तो उनकी डायरेक्शन जो होगी डिफरेंट होगी. ठीक है. मैग्नीट्यूड सेम होगा यानी कि वैल्यू सेम होगी मगर डायरेक्शन क्या होगी अलग अलग होगी. और वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं वो एक ही बॉडी पर यानी कि सेम बॉडी पर एक्ट करनी चाहिए. दो अलग अलग बॉडी पर नहीं करनी चाहिए. यानी कि इसका एक और हम कह सकते हैं एक्शन के ऊपर दोबारा एक्शन होना. एक्शन के ऊपर एक्शन दोबारा होना. सही है. इसको हम पढ़ते हैं. If a body A applies a force F1 on a body B, the body B applies a force F2 which is equal to minus F1 on the body A. Hence, the force applied by a body B on A is equal to magnitude but opposite direction to the force applied by the body A. वही बात
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। क्या? एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन इज द न्यूटन थर्ड लॉ। यह आपके पास हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। इसी तरह हमारे पास अब बात की जा रही है, बल्कि इसको मिटाना नहीं है, लगा रहने देता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम एक वैल्यू है जो कि आपकी चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन से रिलेटेड है। सो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है हमेशा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये रहा। बिफोर कोलिजन एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2। m1 u1 प्लस m2 u2, वेयर u2 और u1 इज दियर वेलोसिटीज, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जैसे ही कोलिजन हुआ इनकी वेलोसिटीज़ हो गई u1 से v1 और u2 से v2। सो m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं भाई? प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट, गन एंड बुलेट सिस्टम। ये दोनों हमें MCQ में पूछी जाती हैं, तो हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के बोलेंगे कि भाई ये दोनों आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल्स हैं। रॉकेट की प्रोपल्जन यानी कि जेट प्रोपल्जन, और गन और बुलेट का सिस्टम। मोमेंटम एंड कोलिजन्स। मोमेंटम और कोलिजन्स क्या है? द टाइप ऑफ कोलिजन डिटरमाइंस वेदर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज इन ए सिस्टम इज कंजर्व्ड और नॉट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। ऐसा मोमेंटम और कोलिजन जो कि बताया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या फिर नहीं है, उसको हम कहते हैं कोलिजन्स। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो कोलिजन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इन इलास्टिक और इलास्टिक। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड, यानी कि चेंज होती रहती है, उससे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उससे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक कंडीशन होती है इनइलास्टिक कोलिजन में, कोलाइडिंग बॉडीज़ जो हैं उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है। जो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रही होती हैं, जैसे कि m1 और m2, उनको आपस में काइनेटिक एनर्जी जो है अपने एनवायरनमेंट में लॉस करनी पड़ती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज लाइक हीट, क्योंकि जब दोनों कोलाइड करेंगे तो हीट जनरेट होगी, तो उसमें निकल जाएगी वो एनर्जी। रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके एरियाज़ में, कार एक्सीडेंट्स, वो हमेशा इनइलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आपकी हीट एनर्जी लॉस्ट होती है। साउंड या फिर डैमेज जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें भी आपका कोलिजन होता है, तो यानी कि आपके उसमें भी इनइलास्टिक कोलिजन है। इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक मोशन, जो परफेक्ट इनइलास्टिक मोशन होता है, कोलाइडिंग बॉडीज़ जो हैं आपस में स्टिक हो जाती हैं और एक सिंगल मोशन में मूव करती हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बतानी थी। इसी के साथ साथ आप देखते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जिसमें आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत आसान बात है, इक्वल इंटरवल में अगर वो करेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। वेरिएबल वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल मे बी, द बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी। टाइम एक ही है मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अनइक्वल है, कभी यहाँ जा रही है कभी यहाँ जा रही है, उससे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो बहुत आसान बात है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं PMDC में, और इसके फार्मूला इंतहाई आसान है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसको अगर पढ़ लिया तो मोशन एंड फोर्स चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, और इसके आप पूरे नंबर्स दे गए। ठीक है,
उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग अ सर्टेन एंगल, एक एंगल के साथ जिसे को हम कहते हैं टीटा, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉलर ने जो है किक मारी बॉल को, ये बॉल है फुटबॉल, ये बॉल पाथ फॉलो करते हुए हॉरिजॉन्टल पाथ यहाँ पर आई विद द एंगल मेकिंग थीटा, ठीक है। इसी तरह एक और बात, अंडर द फ्रीली एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल पाथ में, जिसको हम कह रहे हैं जी, है ये एक्सेलरेशन, मगर प्रोजेक्टाइल में न्यूटन के लॉस की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, लाइक एस, बल्कि नहीं, लाइक वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ पर मैंने ए को, एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर दिया। कब? जब भी मेरे पास प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैं एक्सेलरेशन को जी के वैल्यू के मुताबिक लूँगा, ठीक है। सो ये बात याद रखनी चाहिए। सो ऐसा हॉरिजॉन्टल पाथ जो कि प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। अ पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री एंड इज कन्फाइंड टू द वर्टिकल प्लेन। वो ट्रेजेक्ट्री पाथ क्या होता है, वर्टिकल प्लेन पे कन्फाइंड किया जाता है, और फिर वो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक पाथ फॉलो करता है, जिस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। सो ट्रेजेक्ट्री हमेशा पैराबोला फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल का पाथ, ठीक है। सच मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती, मगर जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट में बात करते हैं वो हमेशा ग्रेविटी की मदद से चेंज होती है। जब भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मेजर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे। सो उन क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसी होती है? तो कंसिडर करो एक प्रोजेक्टाइल है जो कि एंगल थीटा से लॉन्च किया गया है एक्स एक्सिस के ज़रिए, ठीक है। अब जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वो प्रोजेक्टाइल के कैसे होंगे? अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो दैट वुड बी वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये हमारी हो गई वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन रिगार्ड्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक्सेलरेशन हमेशा जो हॉरिजॉन्टल होती है वो प्रोजेक्टाइल की कैसे होती है? दैट इज़ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जो वर्टिकल आपकी एक्सेलरेशन होती है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही बात है। तो वो हमेशा कैसी होती है? ए वाई इज इक्वल टू जी। जब भी मैंने न्यूटन के फार्मूला में ए को जी से रिप्लेस कर दिया। नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मीन्स देयर इज़ नो वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो वी इज ऑल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, दैट इज़ ऑल्सो ऑलवेज कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी लीनियरली बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो लीनियर एक्सेलरेशन की मदद से है, यूनिफॉर्म है। तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए हमने वाई कंपोनेंट इसका माइनस जी टी लिखा और एक्स कंपोनेंट खाली वी आई कॉस थीटा लिखा, सही है। सो अब कुछ
3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूला बताऊंगा मैं, जो अगर याद कर लिए तो समझो आपने पीएमडीसी में मोशन एंड फोर्स पूरा कवर कर लिया। आओ बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल की कुछ 3 कंडीशंस हैं, जिसको हम नंबर 1 कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया टू कवर द डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस कवर करने की नहीं है, ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, जिस प्रोजेक्शन से वो रिलीज़ किया गया था, ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस जहाँ पर उसने ग्राउंड को हिट किया, हिट्स द ग्राउंड। आसान बात थी। इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, और टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लो, 2vi साइन टीटा अपॉन जी। बस अब इसकी बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होंगे रिलेटेड टू द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो 2vi, एक मिनट पहले मैं इसको सही कर लूँ, मैक्सिमम टाइम, हाँ, 2vi साइन टीटा अपॉन जी इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अदर क्वांटिटी वी हैव द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स in a horizontal direction, horizontal direction is called the range of the projectile। और ये किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पर और एंगल टीटा पर। सो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर एमसीक्यू में आए किस किस पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी और एंगल टीटा पर। कैसे, इसको हम दिखा देते हैं। रेंज मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, एक मिनट, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, दैट इज़ vi स्क्वायर साइन 2 टीटा अपॉन जी। vi स्क्वायर साइन 2 टीटा अपॉन जी इज़ द रेंज मैक्सिमम। और अगर आपका जो रेंज है वो 45 डिग्री एंगल पर हो रही है, 45 डिग्री एंगल पर, सो दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज। 45 डिग्री एंगल पर या फिर 30 डिग्री एंगल पर या फिर 60 डिग्री एंगल पर हमेशा क्या होती है, रेंज, मैक्सिमम रेंज। उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेंज मैक्सिमम वुड बी v स्क्वायर आई अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 टीटा जब भी आप इनको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका साइन 2 टीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा v स्क्वायर आई अपॉन जी। या फिर आप vi स्क्वायर साइन 2 टीटा अपॉन जी से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो ये ज़्यादा कॉमन फार्मूला वैसे ये वाला है, फर्स्ट वाला, सो आप इसको ही याद रखना, vi स्क्वायर साइन 2 टीटा अपॉन जी रेंज का मैक्सिमम, और टाइम का 2vi साइन टीटा अपॉन जी। इसी के बाद एक और टर्म है हमारे पास जो लास्ट है इसकी, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, द मैक्सिमम हाइट reached by the projectile is known as the maximum height of the projectile। और इसका फॉर्मूला होता है h इज़ इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा अपॉन 2g। तो बस ये तीनों फार्मूला याद कर लो, हाइट के, रेंज के और टाइम के, ताकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 सेकंड में इसको कवर कर लो इसके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। सो यहाँ पर हमने शायद अपना मोशन एंड फोर्स को जो है हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसके ऐसे लोग को देख लेते हैं। सही है, हाउ फार रेंज हो गई,
हायर आपकी हाइट हो गई, टाइम हो गया लॉन्ग, सही है सही है सही है। यह आपका हमारा यहाँ पे मोशन एंड फोर्स का चैप्टर आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई कवर हो चुका है, शुक्र है। ये आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये सब आपके हो गए, हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया माशाल्लाह। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करें। क्योंकि हमारे सारे जो फार्मूलाज हैं वो साइन थीटा के ऊपर डिनोट हुए हुए हैं, सो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखवाऊँगा, जस्ट लाइक साइन 45 इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.70, ठीक है। अच्छा जनाब, इसी के बाद हमारे पास जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू दैट इज़ द 0.866, ठीक है। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0.5, ये याद रख लो। और साइन 90 जो होता है हमारे पास, साइन 90 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हमें कोई भी एंगल दिया हो न्यूमेरिकल में, तो हम इस वैल्यूज़ के ज़रिए साइन 45, साइन 60, साइन 30, साइन 90 की मदद से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये याद रखने की इम्पोर्टेंट बात है। तो इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अब, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। नंबर 1 एमसीक्यू वी हैव, एन एयरक्राफ्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए? देखो, अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, तो हमेशा उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? उसकी एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो होगी तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जैसे कि F इज़ इक्वल टू m है, मैंने बताया था, जब a हमारे पास जो है ज़ीरो है तो उसकी ऑटोमेटिकली v क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, कि मैंने अभी रिलेशन बताया था। तो हमारे पास a इज़ द करेक्ट आंसर, ज़ीरो। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। वही बात आ गई, अगर आपकी एक्सेलरेशन मतलब कोई चेंज ही नहीं है वेलोसिटी में, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी? ज़ीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मोशन इज़ शोन फिगर बिलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, सही है। क्योंकि इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में है, वो इतना खास नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विल बी, अब ये कहा जा रहा है इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कैसी होगी? जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रीजन में जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन किस में होगी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी हम F इज़ इक्वल टू एम ए वाला रिलेशन नहीं देख रहे, अभी हम ग्राफ वाला रिलेशन देख रहे हैं कि ग्राफ दिया हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने क्या बताया था ग्राफ्स में? ग्राफ्स में हमेशा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली द स्लोप ऑफ द कर्व विच इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वही बात आ गई, ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल मोशन इज अकॉर्डिंग टू, परपेचुअल मोशन एक ऐसा है जिसको हम कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर वो बेस करता है। क्यों? परपेचुअल मोशन इज अ कंटिन्यूस मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अ बॉडी इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन। तो परपेचुअल मोशन किसकी मैनिफेस्टेशन है? लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ। अ कार एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद लीनियर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, आफ्टर 20 seconds it attains the maximum velocity of 80 meter per second. What is the distance covered during this time interval? Numerical. Initial velocity 0 है, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ए है 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाली? एक्सेलरेशन जो है हमने इसकी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करके निकाली, ठीक है। देन यूजिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही बात आ गई कि जो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, हमने इसमें वी आई ज़ीरो लिया, वी एफ की हमने वैल्यू ली क्या कहते हैं 80, और जो हमने टाइम लिया वो 20।
उसको डिवाइड करके ए हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पूछा रहा है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस की क्या है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस फॉर्मूला के जरिए अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 800। करके देख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू एस। वी एफ स्क्वायर हमारे पास क्या है 80 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर जो है आपके पास तकरीबन अगर आप इसको इस तरह करो 80 अपॉन बल्कि न्यूमेरिकल है ना 80 अपॉन 80, कैलकुलेटर तो होगा नहीं हमारे पास। 0 8 0 0 0 0 8 0 और 8 8 64 0 0 और आपका हो गया 4 और 6 6400। 6400 माइनस 0 का स्क्वायर 6400 रहेगा। 2 4 8 इज इक्वल टू एस, सॉरी 8s। 8s इज 6400, 8 6400 अपॉन 8 और यहाँ पर s 8 8 64 800। तो हमारे पास आंसर क्या आया सी विच इज़ द 800। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन 245 है मेरे पास, सो 245 2 ज़ा 90 और साइन 90 क्या होता है 1। तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास प्रोजेक्टाइल की जो थीटा होगा वो क्या होगा 90। सो 90 इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसके MCQ इतने काफ़ी थे क्योंकि हमें न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन भी हमने अप्लाई करके देख ली, हमने प्रोजेक्टाइल की भी कुछ इक्वेशन अप्लाई करके देख ली, ग्राफ्स भी अप्लाई करके देख लिए और हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मोशन एंड फोर्स।